हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं SF 550 विच इज रिलेटेड पार्टीज। सबसे पहला सवाल, हम रिलेटेड पार्टीज के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अबाउट अ रिलेटेड पार्टी है क्यों? तो क्योंकि इंड AS 24 और AS 18 ये बात करता है कि कंपनीज है या फिर कोई भी बिजनेस एंटिटी है, उसे इधर इंड AS 24 या AS 18 को कंप्लाई करना है विच इज रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी। उसमें उस एंटिटी को डिस्क्लोज करना है कि उनके रिलेटेड पार्टीज है कौन, उनके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, और फाइनली रिलेटेड पार्टी का बैलेंस क्या है। राइट। तो अब क्योंकि ये कंप्लाई करना है कंपनीज को, तो ऑडिटर का काम होता है उस कंप्लायंस को चेक करना कि क्या एंटिटी ने उसे प्रॉपरली कंप्लाई किया है या नहीं। और अगर कंप्लाई नहीं किया है, दैट मीन्स कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल ऑडिटर का काम ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने कंप्लाई किया है या नहीं इंड AS 24 या AS 18, और कंपनीज एक्ट में अगर हम देखें तो सेक्शन 188। ठीक है। तो इन सब का कंप्लायंस चेक करना ऑडिटर ऑडिटर का काम है। सेकंड, रिलेटेड पार्टी है कौन? तो अगर किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफाइंड है कि रिलेटेड पार्टी है कौन कौन, तो उसके हिसाब से ऑडिटर डिसाइड कर लेगा और चेक कर लेगा कि अगर कोई उस डेफिनेशन में फिट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया या नहीं, डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली बना है या नहीं। ओके। या फिर अगर डिफाइन कर दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, वेरी गुड। अगर नहीं किया, जहां पे FRF स्टैब्लिश करता है मिनिमल या फिर नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, या तो काफी कम रिक्वायरमेंट्स है या कोई रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी नहीं है उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, तो फिर कौन होगा रिलेटेड पार्टी? तो कोई ऐसा इंसान या ऐसा एंटिटी जिसका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रिपोर्टिंग एंटिटी पे। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो एंटिटी जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसके ऊपर किसी एक इंसान का या किसी और एंटिटी का कोई कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। सेकंड, अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो कोई ऐसी एंटिटी जिसकी जिसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग एंटिटी है, इसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, या फिर ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उस उसका इन्फ्लुएंस किसी और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल किसी और के ऊपर है। ठीक है। थर्ड, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल। ठीक है। कोई ऐसी एंटिटी जो कॉमन कंट्रोल में है, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी है जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, और एक कोई दूसरी एंटिटी है। ठीक है। इन दोनों के ऊपर किसी एक का कॉमन कंट्रोल है। ठीक है। अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विथ रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप। या तो कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप है, मतलब दोनों के ओनर सेम है। सेकंड, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स। ठीक है। तो अगर सेम नहीं है ओनरशिप, लेकिन जो ओनरशिप है वो दो क्लोज फैमिली मेंबर्स के बीच में है। ठीक है। जैसे रिपोर्टिंग एंटिटी जो है जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसका लेट्स से एक्स है ओनर। ठीक है। और जो एंटिटी है कोई दूसरा कॉमन कंट्रोल वाली एंटिटी, इसमें फादर ऑफ एक्स ओनर है। ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, क्लोज फैमिली मेंबर्स हो गए। तो इनका कंसिडर किया जाएगा कॉमन कंट्रोल या फिर की मैनेज कॉमन की मैनेजमेंट। ठीक है। दोनों के डायरेक्टर सेम है, दोनों के की के एमपी सेम है, तो उस केस में उसे कॉमन कंट्रोल कहा जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन हाउएवर अगर कोई ऐसा कॉमन कंट्रोल है जो कि बाई स्टेट है, ठीक है, जैसे कि कोई नेशनल, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई दो कंपनीज को कंट्रोल करता है, या कोई रीजनल गवर्नमेंट या कोई लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। उनका ऊपर कोई कंट्रोल है। ठीक है। कोई भी दो एंटिटी है, एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो गया, एक कोई दूसरी एंटिटी है। ठीक है। उसका कॉमन कंट्रोल कोई गवर्नमेंट है। ठीक है। जैसे सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, या कोई लोकल अथॉरिटी है। ठीक है। उनका कॉमन कंट्रोल इन दोनों के ऊपर। लेकिन उसको एज पर SA 550 रिलेटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा, रिलेटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके। अनलेस
they engage in significant transactions or share resources to significant extent with one another. ठीक है, लेकिन इन दोनों को रिलेटेड कब कंसिडर किया जाएगा? अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस काफी सिग्निफिकेंट है या फिर रिसोर्सेज काफी शेयर हो रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने पहले पढ़ा हु इज अ रिलेटेड पार्टी. तो जैसा एफआरएफ में डिफाइंड है वो, अगर एफआरएफ में डिफाइंड नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा एंटिटी जिसका रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है. दूसरा, कोई ऐसा एंटिटी जिसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या कोई ऐसा एंटिटी जिसके ऊपर कॉमन कंट्रोल है. कॉमन कंट्रोल कैसे हो सकता है? कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप हो, या फिर जो ओनर है वो क्लोज फैमिली मेंबर्स हो, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट हो. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉमन कंट्रोल बाई अगर स्टेट है, जैसे कि नेशनल हो गया, रीजनल हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, तो उसे रिलेटेड कंसिडर नहीं करते. लेकिन अनलेस अगर उन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है या रिसोर्सेज शेयर कर रहा है वो लोग टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, तब वो रिलेटेड माना जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, डन. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर. तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जो एफआरएफ स्टैब्लिश किया है अकाउंटिंग या रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिलेटेड पार्टी है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके साथ ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए हैं, और लास्ट में फाइनली क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है उस रिलेटेड पार्टी के साथ. ठीक है, इन सब चीज को चेक करने के लिए ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करता है? टू रिड्यूस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है, दैट एंटिटी डजंट अकाउंट और डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि एंटिटी ने ढंग से ना तो अकाउंट किया है उस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन, और ना ही डिस्क्लोज किया है. ठीक है, उनके साथ का रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस एज पर एफआरएफ. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है? जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग या रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, वो चेक करना कि कि रिलेटेड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका ड्यूरिंग द ईयर क्या ट्रांजैक्शन है, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बैलेंस रह गया है. उसके लिए वो परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर. क्यों? कि वो रिड्यूस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो एंटिटी है उसने ढंग से ना तो अकाउंट किया है ना डिस्क्लोज किया है. क्या नहीं किया अकाउंट और डिस्क्लोज? रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेशनशिप, उनके साथ ट्रांजैक्शन, और लास्ट में बैलेंसेस एज पर एफआरएफ. ओके, तो ये तो एफआरएफ ने स्टैब्लिश कर लिया अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. लेकिन अगर मान लेते हैं एफआरएफ ने बताया नहीं कुछ, नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स या कोई रिक्वायरमेंट्स ही नहीं बताया उसने, तब भी इवन इफ एफआरएफ हैज नो सच रिक्वायरमेंट, उस एफआरएफ में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस. ओके, अगर एफआरएफ में कुछ रिक्वायरमेंट बताया ही नहीं गया, फिर भी ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस टू कंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर नॉट मिसलीडिंग. ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है और कुछ भी मिसलीडिंग उसमें नहीं. ओके, अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. अभी हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है एज पर एस 550. तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग लेता है अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ये चेक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग क्यों लेता है? टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी फ्रॉड को फ्रॉड करने के लिए. ठीक है, लेट्स से कोई 100 रुपए का सामान है. ठीक है, अब एंटिटी ने उसे दिखा रखा है कि उसने रेवेन्यू, अगर उसे एंटिटी को रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसने अकाउंट्स में दिखा रखा है कि उस रिलेटेड पार्टी के साथ उसने उस ट्रांजैक्शन को लेट्स से 300 रुपीज या 400 रुपीज में किया है. तो क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? ये रिकॉग्नाइज करना arising from related party relationship and transactions relevant to identification and assessment of risk of material misstatement due to fraud. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, जिससे ये पता चल सके कि क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है अराइजिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. ठीक है, या फिर ट्रांजैक्शंस. ठीक है, और रिलेवेंट टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग ले लिया कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है इसके वजह से.
और फिर फाइनली कंक्लूड करता है, टू कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करता है फॉर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रॉम फ्रेमवर्क, और नॉट मिसलीडिंग, मतलब कुछ भी उसमें मिसलीडिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है उसको आंखों में धूल नहीं झोंकने वाला चीज है। ठीक है, आर नॉट मिसलीडिंग फॉर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव, इन एडिशन टू दैट, वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशेस रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, तो उसके रिगार्डिंग टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस हैव बीन अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका ये कि अंडरस्टैंडिंग ले ले कि भाई कोई फ्रॉडस्टेंट फैक्टर तो नहीं है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन की वजह से। ठीक है, और कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड तो अराइज नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कंक्लूड करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, और एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क मिसलीडिंग तो नहीं है। ठीक है, ये तो ठीक है। ओके, ये करने के बाद इस इन एडिशन टू दैट ये चेक करना कि जो एफआरएफ में एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया गया है, अकाउंट किया गया है और डिस्क्लोज कर दिया गया है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंगेजमेंट टीम डिस्कशन। अब जो टीम गई ऑडिट करने, उनके बीच में क्या डिस्कशन होगा, क्या बातचीत होगी। अगर लेट्स से एक टीम गई है 5 लोगों की, वो बैठ के क्या बात करेंगे। अगर उन्हें रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है, तो क्या बात होगी उनके बीच में। बस ये पॉइंट्स है। मैटर्स दैट मे बी एड्रेस्ड इन द डिस्कशन बाय एंगेजमेंट टीम में इंक्लूड क्या क्या, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। ठीक है, नेचर चेक करना है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता या कम तो नहीं हो सकता। नेचर क्या है, उसे एक्सटेंट क्या है, किस एक्सटेंट तक किसी एंटिटी का रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, सबसे पहले नेचर एंड एक्सटेंट। दूसरा, एन एम्फेसिस, सॉरी, एक एम्फेसिस देना होगा होगा कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखे थ्रू आउट ऑडिट रिगार्डिंग पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट डिस्कशन में ये प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करके रखें कि क्या कोई पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या फिर ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर और क्या बातचीत होगी कि भाई ये चेक कर लेना है कि कोई सर्कमस्टांसेस या कंडीशन ऐसा तो नहीं दिख रहा जिसकी वजह से ये इंडिकेट हो कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन नॉट डिस्क्लोज्ड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। ठीक है, अब लेट्स से कि मैनेजमेंट ने मुझे किसी एक पर्टिकुलर लेट्स से कोई रिलेटेड पार्टी एक्स है, इसके बारे में मैनेजमेंट ने मुझे नहीं बताया। अब जब जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है वो जब चेक कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि एक्स को काफी स्पेशल अटेंशन दिया गया है, काफी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ट्रांजैक्शन में। ठीक है, वो उसे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे एक्स को। तो ये एक इंडिकेट करता है, ये एक सर्कमस्टांसेस या कंडीशन है जो इंडिकेट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो एंगेजमेंट टीम को ये थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा एक सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स तो नहीं है जो इंडिकेट करे कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं है बाय मैनेजमेंट। ठीक है, फिर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अग्रीमेंट है बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड सम अनदर पार्टी, उस उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि काफी फेवर कर रहे हैं उस पार्टी को। ठीक है, लेकिन ऐसे किसी और एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो इस एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए है। तो ये रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट मुझे दिखा रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी तो है, कुछ ना कुछ तो लेना देना है इन दोनों पार्टी के बीच में। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी अटैच to maintaining internal control regarding identification, accounting and disclosure of related party relationship and transaction. ठीक है,
तो ये भी चेक कर लेना होगा कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने पे। इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग what identification, accounting and disclosure of related party relationship and transactions। ठीक है, तो ये हमने 5 पॉइंट देखा कि एंगेजमेंट टीम के बीच में क्या डिस्कशन होगा रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी। तो सबसे पहला ये होगा कि भाई चेक कर लो नेचर एंड एक्सटेंट क्या है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का। ठीक है, दूसरा सबको ये बोल देंगे ध्यान से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना। ठीक है, कि जिससे ये पता चलता कि कोई पोटेंशियल मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। थर्ड, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस या कंडीशन तो नहीं है जो इंडिकेट करता है कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है जो कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसके अंदर घुस के चेक कर लेगा ऑडिटर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसने बताया ही नहीं, तो हमेशा ये अलर्ट पे रहना पड़ेगा मैनेजमेंट एंगेजमेंट टीम को कि वो सर्कमस्टांसेस और कंडीशन चेक करता रहे कि कुछ जो इंडिकेट करो कि कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। फिर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, ये सब चेक कर लो जिससे ये इंडिकेट होता है कि कोई एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि ये चेक कर लो कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने पे रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। तो हमें अब समझना है कि एंटिटी का कौन कौन सा रिलेटेड पार्टी है, उनका क्या रिलेशनशिप है और क्या ट्रांजैक्शंस हुआ। तो इसमें बोला गया कि जो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन हुआ उसमें ये इंक्लूड किया जाएगा specific consideration of susceptibility of financial statement to material misstatement that could result from entities related party relationship and transactions। इसका मतलब इंगेजमेंट टीम डिस्कशन में ये स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी वल्नरेबिलिटी है या कितना सेंसिटिव है टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, किस चीज की वजह से, फ्रॉम एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी मतलब वल्नरेबिलिटी या सेंसिटिविटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना सेंसिटिव है या कितना वल्नरेबल है टू मटेरियल स्टेटमेंट दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। इसके बारे में एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन लिया जाएगा और ये बात एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के बीच में होती है। ठीक है, तो ऑडिटर क्या क्या इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से। तो सबसे पहला इंक्वायरी करेगा कि कौन कौन से तुम्हारे रिलेटेड पार्टी है, उनकी आइडेंटिटी इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड। तो कौन कौन से तुम्हारे रिलेटेड पार्टी है और जो पिछले साल रिलेटेड पार्टी थे और इस साल क्या कोई चेंजेस आया है, ये इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से। सेकंड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड दीज रिलेटेड पार्टी। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है रिपोर्टिंग एंटिटी और रिलेटेड पार्टी के बीच में। फिर थर्ड, क्या इन रिलेटेड पार्टी के साथ रिपोर्टिंग एंटिटी किसी ट्रांजैक्शन में इंटर हुआ है। ठीक है, और अगर हाँ तो किस टाइप का ट्रांजैक्शन था और पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था। ठीक है, तीन तीन बातों की इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजमेंट से कि आइडेंटिटी क्या है एंटिटी के रिलेटेड पार्टी का, और अगर कोई चेंजेस हुआ है तो क्या हुआ है चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है और कोई ट्रांजैक्शन में इंटर हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो क्या टाइप था और क्या पर्पस था ट्रांजैक्शन का। तो ये इंक्वायरी हुआ मैनेजमेंट से। अब ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन एंटिटी। तो अब जो इंक्वायरी होगी वो मैनेजमेंट से तो होगी और बाकी और भी है कोई एंटिटी में जो जिस इस सवाल का जवाब दे सके उससे भी इंक्वायरी होगी। टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो मैनेजमेंट के से और अदर्स विद इन द एंटिटी से इंक्वायरी करेगा ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स। ठीक है, जो मैनेजमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है। तो सबसे पहला कंट्रोल किस चीज के बारे में, आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। तो इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग आइडेंटिटी, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। दूसरा,
ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टी। तो कौन ऑथराइज कर रहा है और कौन अप्रूव कर रहा है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और अरेंजमेंट जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ होता है। थर्ड, ऑथराइज और अप्रूव करेगा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये बिजनेस का पार्ट था, ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या है, ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से और अदर विद इन द एंटिटी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। क्या चीज के बारे में, आइडेंटिटी, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन और एज पर एफआरएफ। फिर कौन ऑथराइज और अप्रूव कर रहा है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और अरेंजमेंट्स रिलेटेड पार्टी के साथ, और सेम ऑथराइज अप्रूव कौन कर रहा है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ओके, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स टू बी इंस्पेक्टेड फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगा ऑडिटर, तो ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, मतलब मैनेजमेंट प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं कर लिया, उसको खोजना ऑडिटर को। जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया और डिस्क्लोज कर दिया वो तो ऑडिटर को पता है ऑलरेडी, जो नहीं किया उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना होगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखा भी था एक्चुअली कि इंगेजमेंट टीम डिस्कशन के टाइम पे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की बात हुई थी, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस। तो अभी वही रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की बात हम अभी करेंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंस्पेक्टेड फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन जो कि प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं किया गया या डिस्क्लोज नहीं किया गया टू द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या क्या है, सबसे पहला बैंक लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड एज पार्ट ऑफ ऑडिटर्स प्रोसीजर। ठीक है, बैंक से कंफर्मेशन ले लेगा, लॉयर से कंफर्मेशन लेगा लीगल, और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेगा। सेकंड, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ लेगा ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, एंड सच अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स एज ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एंटिटी। ठीक है, ये सब तो बेसिक है, मतलब बैंक का लीगल और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ लेगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। और ड्यूरिंग द ऑडिट, मतलब एक बार ऑडिट शुरू हो गया तो फिर उस समय भी काफी डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन पता चल सके। तो क्या क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, सेकंड इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द एंटिटीज फाइलिंग विद अ सिक्योरिटीज रेगुलेटर सेबी। फिर तो ऐसा याद कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिटर, इन वाले 2 पॉइंट्स, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले 2 पॉइंट कि इंफॉर्मेशन जो एंटिटी ने सप्लाई किया टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद एंटिटीज फाइलिंग विद सिक्योरिटीज रेगुलेटर। ठीक है, सेबी, 4 पॉइंट्स हो गए। फिर अब 2 पॉइंट बात करेंगे शेयर होल्डर और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो शेयर होल्डर रजिस्टर्स टू आइडेंटिफाई एंड द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर रजिस्टर मंगा लेंगे मैनेजमेंट से, उससे हम पता कर लेंगे कि एंटिटी का प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एंड दोज ऑफ द पेंशन प्लान्स। ठीक है, कि एंटिटी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है एंड दोज ऑफ इट्स पेंशन प्लान्स। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट, नाइन्थ और 10th पॉइंट देखते हैं, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट हुआ है। फिर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या फिर एग्रीमेंट जो कि एंटिटी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। फिर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का 2 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन की मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। और लास्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, तो याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हमने देखा था 3, तो बहुत सिंपल, बैंक, लीगल और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। सेकंड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लेंगे और सच अदर डॉक्यूमेंट्स। फिर ड्यूरिंग द ऑडिट क्या है,
इनकम टैक्स रिटर्न और इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, बहुत इजी। इन इन 2 पॉइंट, इनकम टैक्स रिटर्न और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। फिर 2 पॉइंट रेगुलेटरी वाले थे कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन सप्लाई हुआ वो चेक कर लेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद एंटिटीज फाइलिंग विद सिक्योरिटीज रेगुलेटर, ठीक है, ये देख लिया। फिर शेयर होल्डर रजिस्टर चेक मंगा के चेक कर लिया कि प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन है। फिर एंटिटी का इन्वेस्टमेंट प्लान देख लिया, ठीक है। फिर 2 सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, या और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो कि एंटिटी के आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है, ओके। फिर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिलेटेड 2 पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन की मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, और स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। फिर अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस जो कि आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, व्हेन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ही शैल इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वेदर रिलेटेड पार्टी कुड बी इन्वॉल्व, ठीक है। अगर कोई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लेगा कि क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है और क्या रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, ओके। ये बाय द वे काफी इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है ना, तो ये याद करना जरूरी है। नेक्स्ट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी है जिसका काफी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, तो उसमें क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्या होता है, ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है जो कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से अराइज हो रहा हो और इसकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड अराइज हो जाए, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करना फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो अब उसी के लिए फ्रॉड रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अब कोई टुचमुच करके छोटा मोटा पिद्दी पिद्दी सा रिलेटेड पार्टी है तो वो बहुत मेजर इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाएगा रिलेटेड पार्टी के लिए, सॉरी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके। लेकिन कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी है जिसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है तो उसकी वजह से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है सब्सटेंशियली। तो डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। कि किसी सिंगल पर्सन का या स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन का डोमिनेशन है ओवर मैनेजमेंट, ठीक है, विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल्स लगाने के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ है नहीं, इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। मतलब किसी एक इंसान का या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का मैनेजमेंट के ऊपर काफी डोमिनेंस है और उसके रिलेशन में उसके तोड़ का कोई कंट्रोल भी नहीं लगाया गया बाय मैनेजमेंट, तो उसके वजह से अराइज होता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो क्या क्या इंडिकेटर्स है ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, रिलेटेड पार्टी हैज वीटोड सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अब मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने कोई बहुत मेजर बिजनेस डिसीजन ले लिया, फाइनल हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो रिलेटेड पार्टी आया और उसने वीटो कर लिया, ठीक है। वीटो मतलब उसके पास एक फाइनल वोटिंग पावर होता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है। उसने फाइनली अगर कोई वोटिंग को वीटो कर दिया, दैट मीन्स वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। फिर significant transactions are referred to related party for financial approval, सॉरी फाइनल अप्रूवल। अब क्या होता है कि जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होने वाला है वो फाइनल अप्रूवल के लिए रिलेटेड पार्टी के पास जाता है। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी फाइनल नहीं कर रहा है, रिलेटेड पार्टी फाइनल कर रहा है, मतलब कि उसके पास डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। थर्ड पॉइंट, लिटिल और नो डिबेट अमंग मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग बिजनेस प्रपोजल इनिशिएटेड बाय रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ने बिजनेस प्रपोजल रख दिया, इनिशिएट कर दिया, तो या तो कोई डिबेट नहीं होगा या फिर बहुत छोटा मोटा डिबेट होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि उसने जो बोल दिया सब बोल दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। लिटिल और नो डिबेट। फिर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी आर रेयरली इंडिपेंडेंटली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली ना तो रिव्यू हो रहा है ना ही अप्रूव किया जा रहा है, वो बस हो रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, क्या क्या इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि किसी रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। तो उसके पास वीटो पावर है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अप्रूव कर दिया है, लास्ट में वो वीटो पावर लगा के उसको कैंसिल कर सकता है। दूसरा कि
मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने फाइनल कर दिया कोई, पर फाइनल उसके फाइनल करने से नहीं हो रहा है, वो फाइनल अप्रूवल के लिए जा रहा है रिलेटेड पार्टी के पास। तीसरा कि अगर रिलेटेड पार्टी ने कोई बिजनेस प्रपोजल इनिशिएट कर दिया है, तो कोई भी डिबेट नहीं होता बिटवीन मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, और कोई भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है जिसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, उसको कोई कभी भी इंडिपेंडेंटली उसका रिव्यू नहीं हो रहा और ना ही अप्रूव करने का कोई सवाल है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हमने उतना देर से देखा कि एंगेजमेंट टीम के साथ भी डिस्कशन हो रहा है, फिर मैनेजमेंट इंक्वायर भी कर रहा है। ठीक है, डिस्कशन में भी देख रहा है कि भाई कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ तो सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन देख लो, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर करते थे हम। ठीक है, ये सारा कुछ करते थे ये चेक करने के लिए कि अगर मैनेजमेंट ने नहीं बताया मुझे कि कौन है उनका रिलेटेड पार्टी, सही से डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो ध्यान में रखने को। अब क्या हो गया कि मिल गया वो रिलेटेड पार्टी जो कि अनआइडेंटिफाइड था या अनडिस्क्लोज था। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी मिल गया या फिर ट्रांजैक्शन मिल गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को, वो प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करेगा टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। ठीक है, बाकी सारे मेंबर्स को फटाफट बताएगा कि भाई एक रिलेटेड पार्टी मिला है जो मैनेजमेंट ने नहीं बताया था, या फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिला जो कि मैनेजमेंट ने नहीं बताया था, इधर उसने आइडेंटिफाई नहीं किया था या फिर डिस्क्लोज नहीं किया था, एज अ केस में भी। वेयर एफआरएफ स्टैब्लिशेस रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, जहां पर एफआरएफ स्टैब्लिश किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। ठीक है, अगर एफआरएफ ने बता रखा है तो मैनेजमेंट से बोलो कि भाई देखो ये रिलेटेड पार्टी मिल गया है, इसके साथ जो जो ट्रांजैक्शन है ये निकाल के बताओ। ठीक है, इंक्वायर एज टू व्हाई एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फेल्ड टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो 2 पॉइंट देखा हमने। आइडेंटिफाई हो गया कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी जो पहले अनआइडेंटिफाइड था या अनडिस्क्लोज था, मैनेजमेंट ने नहीं बताया था ऑडिटर को, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन पता चल गया है ऑडिटर को, तो वो फटाफट कम्युनिकेट कर देगा दूसरे मेंबर्स को एंगेजमेंट टीम के। फिर अगर जहां पे एफआरएफ ने स्टैब्लिश कर दिया रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना है कि जो रिलेटेड पार्टी अभी आइडेंटिफाई हुआ है उसके साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो और बताओ फटाफट। दूसरा, इंक्वायर करो कि कैसे फेल कर गए भाई, ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे मैनेजमेंट को, उससे पूछेंगे व्हाई एंटिटी फेल्ड, entities internal control failed to identify or disclose the related party relationship or transactions। फिर उसके बाद परफॉर्म करेगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। और इफ नॉन डिस्क्लोजर अपीयर्स इंटेंशनल, अगर पता चलता है कि अच्छा उसने डिस्क्लोज इंटेंशनली नहीं किया था, इवेलुएट इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट। ठीक है, उसे इवेलुएट करो कि क्या करना है, एडवर्स ओपिनियन देना है, क्या करना है, क्या ओपिनियन देना है। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना। दूसरा, अगर एफआरएफ स्टैब्लिश करता है रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, तो मैनेजमेंट को बोलना कि भाई फटाफट लेके आओ जो जितना जितना ट्रांजैक्शन किया हो जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी है उसके साथ। फिर इंक्वायर करो कैसे तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल फेल कर गया इसको आइडेंटिफाई करने में या डिस्क्लोज करने में। थर्ड, सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो उस न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप पे और ट्रांजैक्शन पे। और अगर नॉन डिस्क्लोजर इंटेंशनल लगता है कि उसने जानबूझ के नहीं बताया, तो इवैल्यूएट करो इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट। अब आता है एग्जाम्पल्स ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज टू ऑडिटर। एग्जाम्पल्स है, इसे ऐसा ऐसा कुछ याद नहीं करना। पार्टिसिपेशन ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप विद अदर पार्टीज। ठीक है, दूसरे पार्टी के साथ एक अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है वो पार्टनरशिप। ठीक है, डीड नहीं है, दो पार्टनरशिप डीड नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है। ठीक है, कोई उनके साथ डील करना। अग्रीमेंट्स फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस टू सर्टेन पार्टीज अंडर टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई ऐसा प्रोविजन ऑफ सर्विस कर लेना किसी पार्टी के साथ जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, मतलब मेन बिजनेस मेरा है ही नहीं पर वो कुछ और ही बिजनेस का वो कर लेना, अग्रीमेंट कर लेना। गारंटीज और गारंटर रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब डायरेक्टली लोन नहीं देना पर गारंटर बन जाना। ठीक है, तो वो भी एक तरह का रीजन हो सकता है। ठीक है, ये सब मतलब छुपाने का तरीका है, राइट। ये छुपाने का तरीका है, मतलब अगर उसको चुप बताना ही होता तो पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेट हो जाओ और उसके साथ करो काम, लेकिन वो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप
में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, फिर गारंटर बन जा रहा है, गारंटीज दे रहा है, लोन डायरेक्टली नहीं दे रहा है बट गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है। अब आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या क्या ट्रांजैक्शन है जो एंटिटी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन सच एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशंस, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन में घुस जाना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कर देना, कैपिटल बढ़ा देना, घटा देना, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस एक्वायर कर लेना, बेच देना, मर्ज कर लेना, डीमर्ज कर देना, मल्टीपल ऐसा कुछ कर दो कि कॉम्प्लेक्स हो जाए, किसने किसको खरीदा, किसने किसको बेच दिया, डीमर्ज हो गया, मर्ज हो गया, ऐसा कुछ कर देना। ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटीज इन जुरिस्डिक्शन विद वीक कॉर्पोरेट लॉज, जहां जहां पे लॉज बहुत कमजोर है, जैसे मॉरिशस में शेल कंपनीज बनाती है यहाँ की कंपनीज, तो वहां पे क्यों बनाती है? क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट लॉज और टैक्सेशन लॉ दोनों ही वीक है, ठीक है। और यहाँ की कंपनी वैसे किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जो कि ऑफशोर वहां पे सिचुएटेड है, जहां पे लॉज बहुत वीक है। लीजिंग ऑफ प्रेमिसेस और रेंडरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज बाय एंटिटी टू अनदर पार्टी इफ नो कंसिडरेशन इज एक्सचेंज, ठीक है, किसी ऐसे प्रेमिसेस को लीज करना या मैनेजमेंट सर्विस देना जहां पे कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब फ्री में। सेल्स ट्रांजैक्शन विद यूजुअली लार्ज डिस्काउंट्स और रिटर्न्स, ठीक है, कोई ऐसा सेल ट्रांजैक्शन में एंटर करना रिलेटेड पार्टी के साथ जो कि बहुत लार्ज डिस्काउंट दे रहा है और बहुत ज्यादा रिटर्न भी है। ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट्स, एग्जांपल सेल्स विद कमिटमेंट टू रीपरचेज, मतलब कि मैंने अभी बेच दिया किसी को सामान ये कमिटमेंट करके कि मैं इसे खरीद लूंगा, मतलब विंडो ड्रेसिंग। लास्ट में मैंने सेल्स दिखाने के लिए मैंने एक बुक एंट्री मार दी कि ठीक है मैंने सेल कर दिया, और जस्ट आफ्टर दैट मैंने उसे रीपरचेज कर लिया, मतलब कि गुड्स का मूवमेंट हुआ नहीं, बस एक बुक एंट्री। ट्रांजैक्शंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुज टर्म्स आर चेंज्ड बिफोर एक्सपायरी, ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जो कि जस्ट बिफोर एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले टर्म्स चेंज कर लेना, ओके। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन, ऑफशोर एंटिटी का ट्रांजैक्शन करना जहां पे वीक कॉर्पोरेट लॉज है, प्रीमिसेस लीज करना या मैनेजमेंट सर्विसेज रेंडर करना विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, ठीक है, लार्ज डिस्काउंट और रिटर्न्स पे ट्रांजैक्शन करना, सर्कुलर अरेंजमेंट, sales with commitment to repurchase, and transaction under contract whose terms are changed before expiry. Okay. Last topic. What if auditor identifies significant related party transaction outside normal course of business? ठीक है, ऑडिटर को मिल गया कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो इंस्पेक्ट करेंगे अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और इवेलुएट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मंगवाएंगे उनसे और उसको इंस्पेक्ट करके और इवेलुएट करेंगे कि बिजनेस रैशनल क्या था, मतलब कोई सेंस बन रहा था इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का या अग्रीमेंट का, ठीक है, कोई सेंस बन रहा था, ये चेक करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है वो सिमिलर, जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसके साथ सिमिलर है या नहीं, या डिफरेंट कुछ और है, डिफरेंट है। ट्रांजैक्शन अकाउंटेड और डिस्क्लोज एज पर एफआरएफ, ठीक है, ट्रांजैक्शन एज पर एफआरएफ अकाउंट हुआ है या डिस्क्लोज हुआ है नहीं, ठीक है, ये कर लेंगे, ये 3 पॉइंट करेंगे। बिजनेस रैशनल चेक करेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है कि नहीं मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन से, वो चेक कर लेंगे, और ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली अकाउंटेड और डिस्क्लोज है या नहीं एज पर एफआरएफ, वो देख लेंगे। फिर सेकंड, ऑब्टेन कर लेंगे ऑडिट एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड, जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है और अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इस पॉइंट में आप अगर ध्यान दो तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि करना अलाउड नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, कर सकते हैं पर उसमें एक बिजनेस रैशनल होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो मैनेजमेंट जो एक्सप्लेन कर रहा है कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली अकाउंट करो, डिस्क्लोज करो एज पर एफआरएफ, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन वो प्रॉपर्ली ऑथराइज और अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज, जो करना है करो, ओके। तो यहाँ खत्म हो जाता है हमारा ऐसे 550 कॉन्सेप्ट पार्ट खत्म हो जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि ऑडिटर कौन सा डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करेगा टू आइडेंटिफाई अनडिस्क्लोज और अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज, ठीक है।
पढ़ लेते क्वेश्चन. In the course of audit of Q Limited, its statutory auditor wants to be sure of the adequacy of related party disclosures. Kindly guide the auditor in identifying the possible source of related party information. Possible source of related party information. ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन. लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं. The financial statements of Beta Limited have been prepared by the management with due disclosures for related parties and transactions with them. However, as the auditor of the company, you are not sure of the reliability of the said disclosures. तो मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिया है उससे ऑडिटर संतुष्ट नहीं है. Mention the documents and records that may be helpful in gathering information about related party relationships and transactions. Documents or records that may be helpful in gathering information about related party relationship and transaction. तो हमने देखा था यहाँ पे देखा था ना क्या क्या documents to be inspected by for identifying related party. To bank, legal or third party confirmation, minutes of the meeting, such other documents में income tax return. During the audit हमने देखा income tax return, internal audit report, फिर regulatory authority वाला 2 point था कि जो information हमने regulatory authority को supply किया वो, फिर filing with securities regulator SEBI के साथ जो file किया वो document check कर लेगा auditor. फिर ये 2 point हमने देखा था significant contracts related significant contracts. Significant contract renegotiated by entity during the period. क्या क्या renegotiate हुआ है या फिर significant contract या agreement जो कि entity के ordinary course of business में नहीं है. ठीक है. फिर 2 point management and TCWG का था कि statement of conflict of interest from management and TCWG और contract और agreements with key management और TCWG. ठीक है. फिर शेयर होल्डर और इन्वेस्टमेंट का देखा था. शेयर होल्डर रजिस्टर को मंगा के हमने चेक कर लिया था कि एंटिटी का प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन कौन है और एंटिटी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे. ठीक है. तो क्वेश्चन भी यही है. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया हमने 550 को. ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट व्हेन इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स with respect to arrangements or information indicating existence of related party relationship or transactions not previously identified or disclosed to the auditor. ठीक है. और अलर्ट रहेगा जब वो इंस्पेक्ट करेगा और रिकॉर्ड से डॉक्यूमेंट्स किस चीज के लिए, इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस जो कि प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं हुआ है या डिस्क्लोज नहीं किया गया टू द ऑडिटर. तो ड्यूरिंग द ऑडिट auditor may inspect records or documents that may provide information about related party relationship and transactions. तो एग्जांपल हमने देख लिया ऑलरेडी. ठीक है. इनकम टैक्स रिटर्न, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेम प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स चेक करना, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG. ठीक है. एंटिटी का इन्वेस्टमेंट तो हमने बहुत प्लान मैनर में हमने देख लिया. ये सारा पॉइंट्स सेम है. फिर auditor should also obtain further information or on significant transaction. Significant transaction पे further information obtain करेगा. ठीक है. Significant transaction outside the entity's normal course of business. ठीक है. कोई ऐसा transaction जो entity के normal outside the normal course of business है उससे further information लेगा. It enables him to evaluate whether fraud risk factors, if any, are present. उससे इससे ये पता चल जाएगा, इवेल्युएट कर पाएगा कि क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है. ठीक है. इन एडिशन द ऑडिटर नीड्स टू बी अलर्ट फॉर द ट्रांजैक्शन विच अपीयर अनयूजुअल. उसको अलर्ट रहना चाहिए फॉर द ट्रांजैक्शन विच अपीयर अनयूजुअल इन द सर्कमस्टांसेस एंड विच में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज. ठीक है. कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस जिससे ये इंडिकेट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज. अब एग्जांपल्स वही आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला एग्जांपल्स है. Complex equity transactions such as corporate restructuring or acquisition, transaction with offshore entities in jurisdiction with weak corporate laws. ठीक है. जहाँ वैसे offshore entities का transaction करना जहाँ पे weak corporate laws है. The leasing of premises without consideration ये भी हमने देखा था. Finally, the auditor should also obtain a written representation from the management concerning the completeness of information provided regarding the identification of related parties. ठीक है. उसके रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा. तो क्वेश्चन ये था, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की बात हुई थी. इसमें हमने बता दिया कि ड्यूरिंग द ऑडिट हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक किया. फिर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसको इवेल्युएट करेगा और चेक करेगा कि क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं. फिर कोई अनयूजुअल या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए भी अलर्ट रहेगा.
फॉर एग्जाम्पल और लास्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. X, while conducting audit of PQR Limited, comes across certain transactions which, according to him, are significant transactions. ठीक है. Mr. X audit कर रहा था PQR Limited का. During the audit, उसको कुछ transactions मिला जिससे ये पता चला कि वो significant transactions are with the related party and identified to be outside the entity's normal course of business. तो transaction significant transactions है किसके साथ? Related party के साथ. और जो transactions है वो outside the entity's normal course of business है. Guide Mr. X with examples of such transactions and to understand the nature of significant transaction outside the entity's normal course of business. ठीक है. तो सबसे पहले हमने देखा था, तो पहला पार्ट क्या है? गाइड मिस्टर एक्स विद एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट. पहले एग्जांपल्स हमने देखा भी है. एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशंस वगैरह. फिर ट्रांजैक्शन ऑफशोर एंटिटीज के साथ जिसका कॉर्पोरेट लॉज वीक है काफी. फिर प्रीमिसेस लीज किया या फिर मैनेजमेंट सर्विसेज रेंडर किया विदाउट एनी कंसिडरेशन. फिर सेल ट्रांजैक्शन किया जहां पे लार्ज डिस्काउंट या रिटर्न्स है. फिर ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब सेल्स विद कमिटमेंट टू रीपर्चेज. फिर ट्रांजैक्शंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुज टर्म्स आर चेंज्ड बिफोर एक्सपायरी. ये हमने देखा था नोट्स में भी. यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट. तो क्वेश्चन का गाइड मिस्टर एक्स विद एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो सबसे पहले ऐसे 550 related party deals with auditors' responsibility regarding related party relationship and transactions when performing an audit of financial statements. Accordingly, if the auditor identifies significant transactions outside entity's normal course of business when performing audit procedures, the auditor shall inquire of management about what nature of these transactions and whether related parties could be involved. ठीक है. तो ये भी हमने देखा था. If auditor identifies significant transaction outside normal course of business when performing audit procedure, he shall inquire क्या nature of transaction or whether related party could be involved. ठीक है. Obtaining further information on significant transaction outside the entity's normal course of business enables the auditor to evaluate whether fraudulent factors, if any, are present and where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements to identify the risk of material misstatement. Okay. ठीक है. वो further information लेगा on significant transaction outside the entity's normal course of business enables the auditor to evaluate whether fraudulent factors, if any, are present. ठीक है. कोई fraudulent factor तो present नहीं है. And where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements. Okay. So last question. सबसे पहले क्वेश्चन पहले highlight the matters that are to be addressed in the discussion by CAZ with engagement team members with reference to the relevant standards on auditing. तो जनरली ऑडिट में क्वेश्चन ऐसे होता है, लास्ट के 2-3 लाइन में क्वेश्चन होता है, बाकी ऊपर कहानी होती है. तो कहानी भी पढ़ लेते हैं. JKL Limited is engaged in the business of construction of real estate, having various projects across states. Mrs. YT and company chartered accountants have been appointed as statutory auditors. Audit team from Mrs. YT and company for audit of JKL Limited comprises of CAZ, engagement partner, CAQ, a paid assistant, and 3 articled assistants. During preliminary verification, CAZ observed that huge amount of subcontract payments were made to Mrs. JB Associates, a partnership firm in which director of JKL Limited is a managing director. The engagement team discussed that SS 315 and SS 240 shall include specific consideration of susceptibility of the financial statement to material misstatement due to fraud or error that could result from JKL Limited's related party relationship and transaction. Highlight the matters that are to be addressed in the discussion by CAZ with engagement team members with reference to the relevant standards on auditing. मेन क्वेश्चन ये है, कहानी तो है ऊपर. तो हमने देखा था क्या क्या डिस्कशन होता है. ठीक है. नेचर एंड एक्सटेंट क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का एम्फेसिस देगा कि थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखो जिस रिगार्डिंग पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस. फिर कोई सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन है इंडिकेट करता है कि कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या ट्रांजैक्शन जो कि डिस्क्लोज नहीं किया गया बाय मैनेजमेंट. फिर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स चेक करो जो कि इंडिकेट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन.
और फिर लास्ट में चेक करो कि मैनेजमेंट और TCWG का कितना इंटरनल कंट्रोल पे मेंटेनेंस है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो आप यहाँ पे वही नेचर एंड एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, emphasis of importance of maintaining professional skepticism, circumstances and condition, records and documents, or importance of management and diesel attached to identification, appropriate uh, accounting for and disclosure of related party relationship. ठीक है? In addition, the discussion in the context of fraud may include specific consideration of how related parties may be involved in fraud. For example, how special purpose entities controlled by management might be used to facilitate earnings management. ठीक है? Or how transactions between entity and known business partner or a key member of management could be arranged to facilitate misappropriation of entities asset. ठीक है? तो इसमें वही है, हाउ रिलेटेड पार्टी में बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड, कैसे कैसे हो सकता है। तो कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी बना दिया गया, शेल कंपनीज, हाउ स्पेशल पर्पस एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट माइट बी यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्निंग मैनेजमेंट्स। ठीक है, मैनेजमेंट की कमाई में कैसे हेल्प कर सकता है। और हाउ ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी एंड अ वेल नोन बिजनेस and a known business partner or a key member of management could be arranged to facilitate misappropriation of entities asset. Okay. तो ये questions है. So we are done with concept as well as questions. So thank you so much. अब next month हम लोग 560 के लिए. Thank you.